नमस्कार दोस्तों। टमाटर 120 रुपए में मिल रहा है। अरहर की दाल 180 रुपए में मिल रही है। चीनी बढ़ रही है, दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं और बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई है और तमाम तरह के जीएसटी, तमाम तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। हम इतना सब कुछ दे रहे हैं और इतना सब कुछ देने के बाद देश के 2 दर्जन राज्य बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में और दर्जनों लोग उत्तर प्रदेश में मर चुके हैं, सैकड़ों लोग असम में मर चुके हैं और तमाम राज्यों में मिलाकर 1000 के करीब लोग बाढ़ से मर चुके हैं। रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, कभी नक्सली हमले हो रहे हैं। आज यही हुआ है, हमारे 3 जवान शहीद हुए और इस तरह से देश में सुशासन चल रहा है। और जब सुशासन चल रहा हो तब सरकार एक खबर प्रमोट कराती है कि अर्थव्यवस्था आने वाले वित्तीय वर्ष में, मतलब चालू वित्तीय वर्ष में जो है 2025 तक 7% की दर से बढ़े। बहुत अच्छी बात। इतनी सब चीजें हैं तो लगता है देश के अंदर तो खुशहाली होनी चाहिए या दर्द से लोगों को कराहना चाहिए। क्या है सच? तब लोग कहते हैं हम दर्द से कराह रहे हैं, हमारे बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। और जब यह सब हो चुका हो तो फिर आप किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए उन्हें पढ़ा रहे हैं, अब करेंगे क्या? सवाल यह आता है। तब कुछ लोग बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, इसमें बुरा है, वो भी ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं, सब ऐसे ही नहीं। वो भी ऐसे ही होते तो आप यह न कह पाते कि वो भी ऐसे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया था कि आप अपने बच्चे को आज स्कूल भेजने की नौबत पे आज उन्होंने इतना अच्छा किया था कि आज अपने परिवार को आप खिला पा रहे, इतनी महंगाई पे खिला पा रहे। और उन्होंने इतना किया था कि आपको रहने को, खाने को, पढ़ने को, पहनने को, सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। ये आपके कपड़े कम कर दिए, आपकी दूसरी चीजें कम हो गई। तब आप कहेंगे कि फिर सरकार का बजट इतना कैसे बढ़ रहा है, इतनी टैक्स कैसे मिल रहा है, इतनी गाड़ियां कैसे बिक रही? जी हां, उसी पर बताता हूं। गाड़ियां इसलिए इतनी बिक रही हैं क्योंकि पहले आपकी गाड़ी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी होती थी, 30 साल पुरानी होती थी और आप अपनी गर्व से 50 साल पुरानी गाड़ी से चलते थे और कहते थे देखो इतनी अच्छी गाड़ी है कि आज तक चल रही है, मेरी गाड़ी पूरी मेंटेन। आज आप कहेंगे, आज दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में, कई और महानगरों के क्षेत्रों में 10 साल के बाद में आप डीजल की गाड़ी नहीं चला सकते, कुछ साल बाद पेट्रोल की भी गाड़ी नहीं चला सकते। बड़ी मुश्किल से जिन छोटे जिलों में रिन्यूअल हो जाता है वहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा 20 साल गाड़ी चला ले, इससे ऊपर गाड़ी आप नहीं चला सकते। तो अब आपको गाड़ी को कबाड़ में बेचना पड़ेगा, इसलिए आपको गाड़ी चाहिए और फिर
गाड़ी आप खरीदें। गाड़ी खरीदने के लिए अब बैंकें कर्ज देती हैं, क्योंकि बैंकों को अर्थव्यवस्था अपनी संभालनी, और वो मोटा मोटा ब्याज लेती है। पहले छोटा ब्याज होता था, अब मोटा ब्याज होता है, तो बैंकों को भी फायदा है। नहीं करोगे, गाड़ी घसीटेंगे और दूसरी चीजें करेंगे। पहले वो मनमानी करते थे, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है, सरकार ने बहुत अख्तियार दे दिए। अब आप क्या करें? तो जो गाड़ी 10 लाख की मिलती थी आज 20 लाख की मिल रही, जो 2 लाख की मिलती थी वो 4 लाख की मिल रही। मतलब जो टैक्स था वो भी बढ़ गया। तो फिर मान लीजिए आप 18% टैक्स देते थे, तो आज वो 18 36 हो गया, क्योंकि डबल रेट हो गया। तो जितना महंगा उतना टैक्स। आप 90 रुपए किलो, 80 रुपए किलो खरीदते थे दाल और उस पर टैक्स देते थे। आज वही 180 की लेंगे तो टैक्स आपको डबल देना पड़ेगा, जो भी उसका बनता है। इसी तरीके से जो भी चीजें आप खरीदते थे तो उन पे टैक्स बढ़ गया, तो सरकार की आमदनी बढ़ गई, आपकी जेब से टैक्स भी जा रहा है और आपकी ही जेब से मूलधन भी जा रहा है। तो सब आपसे जा रहा है। आपको लगता था ये जीएसटी लगा है, हमें क्या परेशानी, ये दुकानदार पे लगेगा, किसी और पे लगेगा, और पे लगेगा। लेकिन दुकानदार क्यों देगा भाई? वो भी आपसे निकालेगा, और जो वो अपना इनकम टैक्स देता है वो भी आप ही की जेब से निकालेगा, वो अपने पास से कुछ नहीं देगा। तो सब आपसे निकाला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखिए, अपने बच्चों का आकलन करके देख लीजिए किस तरह से बढ़ा। तो इस तरह से आपको लूटा गया। फिर दूसरा तरीका है कि सरकारें जिस तरीके से कर्ज पर कर्ज ले रही हैं, कर्ज पर कर्ज ले रही हैं, और उस कर्ज का ब्याज भी आप ही को देना, उसकी वसूली तमाम तरह से आपसे की जाती है। तो इस सरकार ने 250 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। अब 250 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया तो वो किसको देना है? कर्ज पर भी ब्याज आपको देना है और मूलधन भी जो जाएगा किस्त वो भी आपको देना, और वो लगातार बढ़ रहा है। उधर यही स्थिति राज्यों ने की, तो हर तरह से आप पर बोझ पड़ा। तो जो ये बोझ पड़ा, आपको दिखाया गया कि डेवलपमेंट मॉडल है। तो आपने कहा बहुत अच्छा डेवलपमेंट मॉडल है। आपने कहा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो साहब एक्सप्रेसवे बन रहा है तो इस टैक्स से नहीं बन रहा, उसके लिए आपसे अलग टैक्स लिया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, उसके लिए अलग से टैक्स लिया जा रहा है। पहले राज्यों में नहीं पड़ता था, अब राज्यों ने भी हाईवे अथॉरिटी बना दी है, वो भी टैक्स ले रहे। तो टैक्स पर टैक्स पर टैक्स। और अब सड़क की जमीन आपकी, यानी सरकारी, जो आप ही की होती, और वहां का जो एसेट वो आपका, लेकिन कमाई कौन कर रहा है? वो पूंजीपति। और मुनाफा कौन खा रहा है? वो भारत सरकार। और उस मुनाफे से वो क्या कर रहे हैं? वो तो इस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात की जाती है। अब आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था इस तरह से किस स्टाइल में बढ़ रही है? तो स्टाइल क्या है? स्टाइल असलियत में कर्ज का है, स्टाइल असल में तमाम तरह के कर्ज का के अलावा टैक्सेस का है, और स्टाइल महंगाई का है। इन्होंने आपको यो ला करके खड़ा कर दिया, जिसे सरकार अपनी नाकामी को प्राउडली कह रही है कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आप सवाल कहां से पूछेंगे? समझ है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह बता। नरेंद्र मोदी ने
खुद कहा था, मैं गधों से प्रेरणा लेता हूं। और हमारे यहां गुजरात में गधे होते हैं, उन गधों से प्रेरणा लेकर के हमने किया, और गधों से जब प्रेरणा लेता हूं तब मैं इतना काम करता हूं। बहुत सही। तो उन्होंने गधों से प्रेरणा ली। अब वो किसे गधा कह रहे हैं इसका आप मतलब समझिए। आपको उन्होंने कहा कि नाले में गैस का पाइप डाल करके वो चाय बनाता है, आपने तालियां पीट दी। उन्होंने कहा हमने रडार को फेल कर दिया बादलों में और उसमें जाकर के और ये कर दिया, आपने तालियां पीट दी। उन्होंने कुछ और कह दिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया, आपने तालियां पीट दी। उन्होंने कह दिया कौन सी हम बीट एनर्जी पे उस पे कर रहे हैं साहब, आपने तालियां पीट दी। वो जो भी कहते गए आपने कर, वो गलत इतिहास बताते गए, गलत भूगोल बताते गए, गलत चीजें बताते गए, आप तालियां पीटते रहे और वो खुश रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो गधा बना दिया, वो गधों से प्रेरणा ले रहे। तो गधों से प्रेरणा लेने का नतीजा यह है कि उन्होंने समझ लिया कि कैसे गधा बनाया जाए। आप बन के चल रहे। अब इस समय वो गधा बना रहे हैं। कैसे? इतने असम में बाढ़ आई हुई है, दूसरे तमाम संकट खड़े हैं, सब कुछ। वहां के मुख्यमंत्री उस संकट से निपटने के बजाय रांची में आते हैं, चुनाव प्रचार के हिसाब से वो रैली करते हैं और वहां वो गढ़ते हैं कि कैसे हम ये करेंगे। और वो एक आंकड़ा बताते हैं कि वहां पे 40% मुस्लिम आबादी हो गई है। बड़ी हंसी आती है जब लोगों ने तालियां पीट दी और वो बता देते हैं कि 1951 में वहां 12% मुसलमान था, जबकि सत्यता यह है कि 1951 में भी वहां पर 25% मुसलमान। हिंदू ने भी ग्रोथ करी, मुस्लिम्स ने भी ग्रोथ करी, बॉर्डर स्टेट है, स्वाभाविक सी बात है। तो आज वहां तकरीबन 35% मुस्लिम आबादी है। तो ऐसी स्थिति में आप यह कह दें, और यह तकरीबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, चाहे जो आंकड़े कह दी, असलियत में इससे कम भी हो सकती। तो ऐसी स्थिति में आप यह मान के चलिए कि कुछ भी कहानी गढ़ देंगे और आप उसी में नफरत में बिल्कुल आमादा हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैं केरल घूम के आया और मैंने बताया कि केरल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, ऐसे है, ये है, वो है। तो ऐसे बात होने लगी तो हमारे एक पूंजीपति मित्र वो हमसे कहते हैं, अरे वहां पे मुसलमान है इसलिए ऐसा है। हमने कहा भाई कौन से आंकड़े पे बात कर रहे हो आप? कितनी मुसलमानों की आबादी? और फिर मैंने उन्हें आंकड़ा बताया, तब वो चुप हुए। तो इस तरह का ज्ञान दे करके जो वो भी संघ की शाखा में सुबह जाते हैं, तो उस तरह के लोग जो हैं, वो जो ज्ञान दिया जाता है वो आपको नफरत पनपाने के लिए दिया जाता है। उसी नफरत के बूते वो आपको गधा बनाते हैं। आज भी वो यही कर कि जब बाढ़ आई है तो बाढ़ से निपटने, लोगों को राहत देने और सैकड़ों लोग मर गए हैं उनके लिए करने की बजाय हिंदू मुस्लिम आबादी की बात करना। बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जो हालात हैं और सब कुछ है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया कि किस तरीके से वो बताते हैं कि हमें नहीं चाहिए अल्पसंख्यक मोर्चा। भाई आप उन सीटों पे हारे हैं ज्यादा, वहां पर तो हारे ही ना मुस्लिम, जहां नहीं है वहां भी हारे। तो यह बताता है कि आपको जनता ने नकारा है, कोई और ने नहीं। और आप जो जीतने की बात करते हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल है लेकिन आप जीते हैं, उसकी भी बात करिए। गोधरा सीट के पास की बात कीजिए और जगह की बात कीजिए, कैसे जीत गए।
बिना मुस्लिम वोट के तो नहीं जीते। तो इस तरह के हालात जब होते हैं उन पर बात होती है। मुंबई में आप जीते हैं तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके लोग यही सिर्फ करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, दर्जनों लोग मर चुके हैं, बुरी स्थिति है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 10 लोग मर गए बाढ़ से, लेकिन मुख्यमंत्री उसके लिए काम करने की बजाय वो कांवड़ यात्रा के लिए परेशान, उसके लिए पुलिस अफसरान वहां पर तमाम तरह के मुस्लिम आबादी पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। हालात ये है कि जो खुद को योगी कहता है वो किस तरह से भोग करता है वो दिखाई देता है। सत्ता सुख का भोग, सत्ता का भोग सामने दिखाई देता है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार, और जब कुछ भी करने को तैयार हो तो आप देखिए वो बाढ़ से निपटने की तैयारी नहीं करता है, मीटिंग बुलाता है मंत्रियों की, बाढ़ से निपटने की तैयारी नहीं करता है। अपने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाता है कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां कैसे जीता जाए। यदि उन्हीं की ड्यूटी लगाते कैसे बाढ़ से निपटा जाए। और बाढ़ से निपटने के लिए तमाम वायदे किए गए थे, यहां पे भी किए गए थे और असम में भी किए गए, अमित शाह ने किए थे, लेकिन आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जब गधों से प्रेरणा इसीलिए नरेंद्र मोदी लेते हैं क्योंकि आप जब गधे बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये गधे ही उन्हें सत्ता पे बैठाएं। इसलिए आज तमाम प्रोजेक्ट जो आपको दिखाए जाते हैं कि सरकार ये करने जा रही है, ये करने जा रही है, और बाद में 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल आप देखते हैं हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि असल में वो कागज में प्रोजेक्ट बना, कागज में बजट हुआ, कागज में बजट अलॉट हुआ, चंद पैसा डाल दिया गया और उसके बाद में ठंडे बस्ते में क्यों पैसा है नहीं। जो आपको दिखाया गया कि ये रेवेन्यू आएगा, ये आएगा, यहां से ये आएगा और हम ये करेंगे, वो आया नहीं। और जो आया वो अपनी अय्यासियों में खर्च हुआ। यही वजह है कि हालात बद से बदतर है और लोग मर रहे हैं। वो मर रहे हैं सबसे ज्यादा जो गधे बन जाते हैं। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको नरेंद्र मोदी को प्रेरणा देनी है या आपको उन्हें आईना दिखाना है। जय